Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter linear programming. आज हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसे हम LPP भी कहते हैं. तो ये LPP क्या है? LPP एक टेक्निक है. ये टेक्निक कहाँ पर यूज़ होता है? दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज मैनेजमेंट, प्लानिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा. इस फील्ड में ये टेक्निक यूज़ होता है. अब किसके लिए यूज़ होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट. देखो ये इस फील्ड में, ये जो फील्ड है, इस फील्ड में किस लिए यूज़ होता है एलपीपी? मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए एंड लॉस हो या कॉस्ट हो वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. इसलिए इस फील्ड में हम एलपीपी यूज़ करते हैं. These problems are related to efficient use of limited resources like raw materials, manpower, availability of machine time and cost of material and so on. इस फील्ड में जो कुछ भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसको यूज़ करने के लिए एलपीपी यूज़ होता है. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स हम देखते हैं. फर्स्ट टर्म है डिसीजन वेरिएबल्स. द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एलपीपी आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स. हमने लीनियर इन इक्वेशंस देखे प्रीवियस एक्सरसाइज में. तो वो लीनियर इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई उसे हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स. मतलब एलपीपी इस प्रॉब्लम में जो वेरिएबल यूज़ करते हैं उस वेरिएबल को हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स. Next time, objective function. A linear function of variables which is to be optimized, that is either minimized or maximized, is called as objective function. मतलब जब हम लीनियर इन इक्वेशंस लिखते हैं वो लीनियर फंक्शन हो गया. ऑफ वेरिएबल्स विच इज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड का मतलब है जिसकी वैल्यू हम मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं या मिनिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस फंक्शन को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन. क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक लीनियर फंक्शन ही है. लीनियर इन इक्वेशन जैसे है वैसे ही लीनियर फंक्शन है, लेकिन उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. उस फंक्शन को कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स. अब कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के पहले देखी थी. अब यहाँ पर भी देखते हैं. कंडीशंस अंडर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स. अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए और उस कंडीशन को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स. और वो कंडीशन एक तो इक्वेशन में होगी या फिर इन इक्वेशंस में होगी. दीज कंस्ट्रेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस और इन इक्वेशंस, जिसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कंस्ट्रेंट्स कहते थे, वही कंस्ट्रेंट्स सेम है. लीनियर इन इक्वेशन को हम क्या कहते थे? कंस्ट्रेंट्स. तो यहाँ पर भी उस कंस्ट्रेंट्स के वो कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या है? कंडीशंस है. और वो उस कंडीशन के हिसाब से हम एक फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. उस फंक्शन को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट्स का मतलब है लीनियर इन इक्वेशंस. जो कुछ भी एग्जाम्पल में हमारे पास लीनियर इन इक्वेशंस है उसे हम कहेंगे कंस्ट्रेंट्स. नेक्स्ट है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. इसकी भी डेफिनेशन हमने देखी थी. इन सम सिचुएशंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन मे बी पॉजिटिव और जीरो ड्यू टू इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट्स. सच कंस्ट्रेंट्स आर रेफर्ड एज नेगेटिव नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. अब देखो इन शॉर्ट क्या है, हम जो एलपीपी किस फील्ड में यूज़ करते हैं? मैनेजमेंट, प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम इस फील्ड में यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, हमें प्रॉफिट या कॉस्ट या लॉस के बारे में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. और प्रॉफिट, लॉस ये कभी नेगेटिव नहीं होता. या फिर मशीन टाइम, एक मशीन कितनी टाइम परफॉर्म कर सकती है, तो टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो निगेटिव नहीं हो सकता मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? एक तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी. उसी को हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने लिखा था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. उसे कहेंगे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे.
एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैजेट्स ए एंड बी विच आर फर्स्ट प्रोसेस्ड इन द foundry and then sent to machine shop for finishing. The number of man hours of labors required in each shop for production A and B and the number of man hours available for the firm are as follows. यहाँ पर एक टेबल दिया है, उसमें गैजेट्स है, गैजेट्स ए एंड बी गैजेट फाउंड्री एंड मशीन शॉप में से तैयार होकर हमें एक गैजेट मिलता है, उसके टाइम अवेलेबल है आवर्स में दिया है। तो ये के लिए फाउंड्री में 10 आवर्स एंड मशीन शॉप में 5 आवर्स लगते हैं। गैजेट बी के लिए फाउंड्री में 6 आवर्स एंड मशीन शॉप में 4 आवर्स लगते हैं। एंड टोटल टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है? फाउंड्री के लिए 60 आवर्स एंड मशीन शॉप के लिए 35 आवर्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज ₹30 एंड बी इज ₹20 पर यूनिट्स। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें एलपीपी तैयार करना है, मतलब कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करना है। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स तो हमें ऑलरेडी मालूम है एंड हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमें कैलकुलेट करना है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म गैजेट ए एंड बी तैयार कर रहा है, लेकिन कितने यूनिट्स बना रहा है वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे कि गैजेट ए एक्स यूनिट प्रोड्यूस करेंगे एंड गैजेट बी वाई यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। लेट द मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस एक्स यूनिट्स ऑफ गैजेट ए एंड वाई यूनिट्स ऑफ गैजेट बी। अब क्वेश्चन में जो टेबल दिख रहे हैं वही टेबल हम एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ हम चेंज करेंगे उस टेबल को। देखो हमने यहाँ पर गैजेट्स लिखे हैं, गैजेट्स ए एंड बी। यहाँ पर टाइम अवेलेबिलिटी है और वो गैजेट तैयार करने के लिए पहले वो फाउंड्री में तैयार होता है और उसके बाद मशीन शॉप में जाता है। अब फाउंड्री में मशीन ए के लिए कितने आवर्स लगते हैं? 10 आवर्स। और बी के लिए कितने आवर्स लगते हैं? 6 आवर्स। और टोटल टाइम कितने हैं? 60 आवर्स। देखो क्वेश्चन में दिया है, पूरा दिया है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में टेबल दिया है, टेबल दिया है तो हमें ईजी हो जाता है। अब मशीन शॉप में गैजेट ए कितना टाइम रहता है? 5 आवर्स। मशीन बी कितना टाइम रहता है? 4 आवर्स। एंड टोटल टाइम कितना है? 35 आवर्स। अब हम गैजेट ए के कितने यूनिट्स बना रहे हैं? एक्स यूनिट्स। एंड गैजेट बी के कितने यूनिट बना रहे हैं? वाई यूनिट्स हमने कंसीडर किए हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम पहले लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर गैजेट ए एंड गैजेट बी के लिए फाउंड्री में कितने आवर्स लगते हैं? एक गैजेट बनाने के लिए 10 आवर्स। ऐसे कितने गैजेट बनाने हैं? एक्स। तो टोटल टाइम क्या होगा? 10x। एक्स गैजेट्स बनाने हैं तो टाइम कितना लगेगा? 10x। एक गैजेट बी बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स। लेकिन हमें कितने गैजेट्स बनाने हैं? वाई। तो टोटल टाइम क्या होगा? 6 × y मतलब 6y। मतलब यहाँ पर 10x एंड 10y की हमें क्या करनी है? एडिशन। और वो एडिशन कितनी आनी चाहिए? लेस देन 60। तो टाइम अवेलेबिलिटी क्या है? 60। तो यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रेंट्स मिलेगा, एक लीनियर इनइक्वेशन मिलेगा। तो लीनियर इनइक्वेशन क्या है? देयरफॉर 10x प्लस 6y इज लेस देन और इक्वल टू 60। इतना टाइम फाउंड्री में लगेगा। अब मशीन शॉप के लिए एक यूनिट, एक गैजेट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 आवर्स। गैजेट ये, अब गैजेट ये कितने बनाने हैं? x। टोटल टाइम क्या होगा? 5x। 1 यूनिट ऑफ गैजेट p बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स। अब कितने यूनिट्स बनाने हैं? y यूनिट्स। तो टोटल टाइम क्या होगा? 4y। और दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए? 35 या 35 से कम आनी चाहिए। इतना ही टाइम हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा? 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 35। ये जो है ये क्या है? कंस्ट्रेंट्स हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट्स। एक बार फिर से लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स दो हैं, 10x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 60। दूसरा है 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 35। एंड जो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस है वो तो हमें लिखना ही है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गए टोटल कंस्ट्रेंट्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम एक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं जिस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो देखो लास्ट सेंटेंस में क्या कहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए इज ₹30 एंड बी इज ₹20 पर यूनिट, मतलब गैजेट ये 1 यूनिट, मतलब एक गैजेट हमने भेज दिया गैजेट ये, तो हमें कितना रुपीज़ प्रॉफिट मिलता है, ₹30। और गैजेट बी भेज दिया 1 यूनिट भेज दिया तो प्रॉफिट कितना मिलता है, ₹20। Therefore, the profit on 1 unit of gadget A is equal to कितना है, ₹30। अब ये एक यूनिट का प्रॉफिट कितना है, ₹30। तो x यूनिट का प्रॉफिट क्या होगा, तो 30 को x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, ₹30x। अब द प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट ऑफ गैजेट बी इज इक्वल टू ₹20 है, तो हमें कितने गैजेट हमें भेजने हैं, सेल करने हैं y यूनिट्स। द प्रॉफिट ऑन y यूनिट्स ऑफ गैजेट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹20y। अब ये गैजेट ये सेल करने के बाद मिलने वाला प्रॉफिट है और ये गैजेट बी सेल करने के बाद मिलने वाला प्रॉफिट है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, इन दोनों की एडिशन करने के बाद। तो हमें क्या मिलेगा एडिशन करने के बाद, 30x + 20y। देयरफॉर ये क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज कितना होगा, 30x + 20y। और 30x + 20y इसी को हम कहते हैं प्रॉफिट फंक्शन। देयरफॉर प्रॉफिट फंक्शन, और ये प्रॉफिट फंक्शन मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्रॉफिट हो या कॉस्ट फंक्शन हो, ये प्रॉफिट फंक्शन है, हमें प्रॉफिट बोला इसलिए ये प्रॉफिट फंक्शन है। कॉस्ट होता तो कॉस्ट फंक्शन होता, तो ये प्रॉफिट फंक्शन है और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे लिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो प्रॉफिट फंक्शन जेड इज इक्वल टू, ये लिखना है हमें प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 30x + 20y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट्स। अब हमें क्या बोला है, फॉर्मुलेट दी एलपीपी, मतलब ये एलपीपी तैयार करो, तो हमें एक फॉर्मेट में लिखना होता है। ये हमने फाइंड आउट किया। अब ये कंस्ट्रेंट्स एंड ये प्रॉफिट फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम एक साथ लिखेंगे। Therefore, given problem can be formulated as follows. मैक्सिमाइज, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए हम कहेंगे मैक्सिमाइज। जब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तब कहेंगे मिनिमाइज। तो मैक्सिमाइज जेड की वैल्यू क्या है, जेड इज इक्वल टू 30x + 20y। अब हमें क्या लिखना है, कंस्ट्रेंट्स लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम यूज करेंगे सब्जेक्ट टू। और सब्जेक्ट टू के बाद हमें क्या लिखना है, ऑल कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, देखो यहाँ पर 10x + 6y <= 60। दूसरी कंस्ट्रेंट्स है 5x + 4y <= 35। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको कहते हैं फॉर्मुलेट दी एलपीपी। ये एलपीपी को हमने फॉर्मुलेट कर दिया। मैक्सिमाइज फंक्शन है इसलिए मैक्सिमाइज जेड, मतलब जेड क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स को सब्जेक्ट टू के अंडर में लिखना है। तो ये कंस्ट्रेंट्स है और ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स है। तो इतना ही हमें लिखना है। फॉर्मुलेट एलपीपी ऐसा क्वेश्चन है तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। अगर ये सॉल्व करने के लिए बोला होता तो ये सॉल्व कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ cattle breeding farm it is prescribed that food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 unit of nutrients A, B and C respectively. Two different kinds of fodder are available. Each unit of these two contains the following amount of these three nutrients. एक टेबल दिया है, फॉडर 1 एंड फॉडर 2 न्यूट्रिएंट्स है, उस फॉडर में कौन से न्यूट्रिएंट्स है, तो न्यूट्रिएंट्स ए, बी एंड सी है।
फॉडर 1 के लिए न्यूट्रिएंट्स ये है 2 यूनिट, बी के लिए भी 2 यूनिट है एंड सी के लिए भी 1 यूनिट है। फॉडर 2 में न्यूट्रिएंट्स ये 1 यूनिट है, न्यूट्रिएंट्स बी 3 यूनिट्स एंड न्यूट्रिएंट्स सी 1 यूनिट है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल दिया है तो हमारे लिए आसान हो जाता है, नहीं दिया है तो हमें टेबल तैयार करना होता है। द कॉस्ट ऑफ फॉडर 1 is ₹3 per unit and that of fodder 2 is ₹2. Formulate the LPP to minimize the cost. अब देखो हमारे पास क्या है, एक गाय का तबेला है, उस तबेले में बहुत सारी गाय है। अब उनको क्या देना है, हमें चारा देना है, खाना देना है, फॉडर, फॉडर का कहते हैं हम लोग। तो फॉडर के दो टाइप्स है, फॉडर 1 एंड फॉडर 2। तो फॉडर से हमें उनको क्या मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स ये, न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट सी। तो टेबल में दिया है कितने कितने यूनिट्स चाहिए। अब हमें क्या पूछा है, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। वो चारा खरीदने के लिए कॉस्ट चाहिए, मतलब कॉस्ट होगा, कुछ तो कॉस्ट होगा, और वो कॉस्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम फॉडर आना चाहिए। तो फॉडर 1 की कॉस्ट कितनी है, ₹3 पर यूनिट एंड फॉडर 2 की कितनी है, ₹2 पर यूनिट। अब एक एनिमल के लिए कितने यूनिट्स फॉडर 1 देना है एंड कितने यूनिट्स फॉडर 2 देना है वो तो हमें नहीं बताया है। तो फॉडर 1 हम x यूनिट कंसीडर करेंगे एंड फॉडर 2 y यूनिट कंसीडर करेंगे। Let x units of fodder 1 and y units of fodder 2 be included in the food ration of one animal. एक एनिमल के लिए x यूनिट ऑफ फॉडर 1 एंड y यूनिट्स ऑफ फॉडर 2 हमें चाहिए। अब यहाँ पर टेबल है, टेबल में यहाँ पर क्या है, ये फॉडर है और ये नीचे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो फॉडर 1 में न्यूट्रिएंट्स ये कितने यूनिट हैं, ये टेबल में दिया है। तो टेबल एज इट इज़ हमें कॉपी करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 1 3 1 है। और यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो फर्स्ट सेंटेंस में, इन अ कैटल ब्रीडिंग फार्म it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14 units, 22 units and 1 unit of nutrients A, B and C respectively. तो न्यूट्रिएंट ये की अवेलेबिलिटी कितनी है, 14 है। न्यूट्रिएंट बी की अवेलेबिलिटी कितनी है, 22 एंड न्यूट्रिएंट सी की अवेलेबिलिटी कितनी है, 1 यूनिट। इतने ही यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है और इनमें से हमें प्रोवाइड करने हैं। मतलब सपोज फॉडर 1 में 2 यूनिट्स न्यूट्रिएंट ये है एंड फॉडर 2 में 1 यूनिट है। तो यहाँ पर x कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, फॉडर 1 के x यूनिट्स हमने कंसीडर किए हैं, फॉडर 2 के y यूनिट्स कंसीडर किए हैं। अब फॉडर 1 के एक यूनिट में कितने न्यूट्रिएंट है, 2 यूनिट्स हैं। तो अब हम कितने यूनिट्स कंसीडर किए हैं, x यूनिट देने हैं, तो टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, 2x और यहाँ पर 1y मतलब y। 2x एंड y की एडिशन होने के बाद वो 14 होनी चाहिए या फिर लेस देन 14 होनी चाहिए। 14 से ग्रेटर यूनिट्स हमें लगेंगे तो हमारे पास वो नहीं है। 15 यूनिट्स हमें चाहिए, सपोज दोनों की एडिशन 15 यूनिट्स आ गई तो 15 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैक्सिमम 14 यूनिट्स दे सकते हैं या फिर 14 यूनिट से कम दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमें मिलेगा 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 14। सेकेंड कंस्ट्रेंट्स मिलेगा 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 22 एंड थर्ड कंस्ट्रेंट मिलेगा x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखो हमने गलत कहा, ये जो अवेलेबिलिटी है ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये 14 यूनिट्स, मिनिमम 14 यूनिट्स उस 1 एनिमल को मिलना चाहिए फॉडर 1 एंड फॉडर 2 से। ये अवेलेबिलिटी 22 यूनिट्स हैं न्यूट्रिएंट बी की, तो न्यूट्रिएंट बी मिनिमम 22 मिलना चाहिए एक एनिमल के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर मिनिमम का मतलब क्या है, 14 यूनिट्स मिनिमम चाहिए, इसका मतलब 14 और ग्रेटर देन 14। एक तो 14 चाहिए या फिर ग्रेटर देन 40 चाहिए, लेस देन 14 नहीं आएगा। 22 यूनिट्स मिनिमम चाहिए, मिनिमम 22 यूनिट्स चाहिए, इसका मतलब क्या है 22 या फिर 22 से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। तो देखो ये अवेलेबिलिटी समझनी चाहिए। ये 14 यूनिट्स, 22 यूनिट्स एंड 1 यूनिट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उस 1 एनिमल को 14 यूनिट्स न्यूट्रिएंट भी मिलना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है,
मतलब मिनिमम 40 यूनिट्स, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 15, 16, 17, 14 से ज़्यादा होगा। देयरफॉर अब कंस्ट्रेंट्स क्या होगा, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू वाई मतलब क्या हो जाएगा y, और यहाँ पर क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दूसरी कंस्ट्रेंट्स क्या है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 22। 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये है कंस्ट्रेंट्स। अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल कॉस्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे z से। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉर्डर 1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है ₹3। अब एक यूनिट की ₹3 है, तो x यूनिट की कितनी होगी ₹3x। अब यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉर्डर 2 इज इक्वल टू क्या है ₹2, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ y यूनिट्स ऑफ फॉर्डर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹2y। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट ये 3x एंड 2y की क्या करनी पड़ेगी एडिशन। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे z से, z इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2y, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पर z मिल गया, ऊपर कंस्ट्रेंट्स भी मिल गए, तो हम क्या कर सकते हैं इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम कैन बी formulated as follows। क्या करना है हमें यहाँ पर लिखना है पहले। अब देखो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, फॉर्मुलेट दी एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। जब भी कॉस्ट होती है तो कॉस्ट कैसे चाहिए मिनिमम, एंड प्रॉफिट कैसा चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट पूछा है, इसलिए यहाँ पर मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, और यहाँ पर सब्जेक्ट टू के अंडर क्या लिखना है कंस्ट्रेंट्स, तो यहाँ पर 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, दूसरा है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 22, थर्ड है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस या नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हमें लिखना है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सिर्फ अवेलेबिलिटी में हमें क्या करना है देखना है मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स A and B। ईच केमिकल रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स P and Q। The table below shows number of units of P and Q required to manufacture 1 unit of A and 1 unit of B and total availability of P and Q। टेबल में पूरा दिया है। क्वेश्चन क्या है लास्ट में, द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹350 एंड ₹400 बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ A and 1 यूनिट ऑफ B रिस्पेक्टिवली। Assume that the entire production of A and B can be sold. How many units of the chemicals A and B should be manufactured so that company get maximum profit? Formulate the LPP, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, लेकिन करना क्या है देखो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू आएगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, ये सिर्फ देखना है। अगर न्यूट्रिएंट्स है फूड्स है तो वहाँ पर सिर्फ क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जहाँ पर मैन्युफैक्चर्स कुछ तैयार हो रहा है कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, इसका मतलब मैक्सिमम 120 यूनिट्स लगेगा, तो वहाँ पर क्या आएगा लेस देन और इक्वल टू आएगा। तो ये एग्जांपल जैसे हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स 2 टाइप्स ऑफ मैगजीन्स A and B। द कंपनी अर्न्स ₹10 and ₹15 ऑन मैगजीन्स A and B per copy. These are processed on 3 machines, first, second and third. Magazine A requires 2 hours on machine first, 5 hours on machine second and 2 hours on machine third. Magazine B requires 3 hours on machine 1,
2 hours on machine 2 and 6 hours on machine 3rd. Machine 1, machine 1st, 2nd and 3rd are available for 36, 50 and 60 hours per week respectively. Formulate the LPP to determine weekly production of A and B so that total profit is maximum. अभी इस क्वेश्चन में टेबल नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब हमें टेबल ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैगजीन्स कितने हैं, 2 मैगजीन्स हैं। 2 मैगजीन्स कितने मशीन पर तैयार होते हैं, 3 मशीन है हमारे पास, और कितने घंटे में कितने आवर्स में तैयार होते हैं वो भी दिए हैं, और टोटल अवेलेबिलिटी भी दी है। एक वीक में वो मशीन कितने टाइम कितने आवर्स अवेलेबल है वो भी दिया है। तो ये पूरा करके हम टेबल ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैगजीन ये कितने यूनिट बनाएंगे, x यूनिट, एंड मैगजीन B कितने यूनिट्स बनाएंगे, y यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या है, मैगजीन से मैगजीन C एंड B, और यहाँ पर 3 मशीन है, मशीन 1st, 2nd एंड 3rd। अब यहाँ पर क्या दिया है, मशीन 1st मैगजीन ये रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन 1st। मैगजीन ए के लिए मशीन 1st कितना आवर्स काम करेगी, 2 आवर्स काम करेगी। 5 आवर्स ऑन मशीन 2, मशीन 2 में 5 आवर्स लगेंगे, एंड 2 आवर्स ऑन मशीन 3rd, मशीन 3rd में भी 2 आवर्स लगेंगे मैगजीन ए के लिए। वाइल मैगजीन बी रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑन मशीन 1, मशीन 1st में 3 आवर्स लगेंगे। 2 आवर्स ऑन मशीन 2nd, मशीन 2nd में 2 आवर्स लगेंगे, एंड 6 आवर्स ऑन मशीन 3rd, यहाँ पर 6 आवर्स लगेंगे। अब अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी का मतलब है वो मशीन एक वीक में कितने टाइम्स अवेलेबल हैं। तो मशीन 1st, 2nd एंड 3rd आर अवेलेबल फॉर 36, 50 एंड 60 आवर्स पर वीक रिस्पेक्टिवली। मतलब मशीन 1st में 36 आवर्स अवेलेबल है, मशीन 2nd 50 आवर्स अवेलेबल है, और मशीन 3rd 60 आवर्स अवेलेबल है पर वीक। एक वीक में 60 आवर्स अवेलेबल है मशीन 3rd, 50 आवर्स अवेलेबल है मशीन 2nd, एंड 36 आवर्स अवेलेबल है मशीन 1st। ये हो गई अवेलेबिलिटी। अब हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, formulate the LPP to determine weekly production of A and B so that total profit is maximum। प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमाइज करना है हमें। तो पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब मैगजीन ये कितने प्रिंट करने हैं, x यूनिट्स, और B कितने यूनिट्स प्रिंट करने हैं, y यूनिट्स। अब एक यूनिट मतलब एक मैगजीन प्रिंट करने के लिए मशीन 1st में कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स। अब कितने मैगजीन प्रिंट करने हैं, x यूनिट, तो टोटल टाइम कितना होगा, 2x, यहाँ पर 3y, और मशीन 1st के लिए टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, 36 आवर्स अवेलेबल है। इसका मतलब मैक्सिमम 36 आवर्स हम यूज़ कर सकते हैं मशीन 1st, या फिर 36 से कम यूनिट यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया, 2x प्लस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 36, इज इक्वल टू 36 है, मतलब 36 आवर्स यूज़ कर सकते हैं मशीन 1st, या फिर 36 आवर्स से कम। सेकेंड मशीन के लिए क्या है, देखो 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 50, एंड थर्ड मशीन है 2x प्लस 6y इज लेस देन और इक्वल टू 60, एंड कंस्ट्रेंट्स भी लिखेंगे, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, टाइम है। आवर्स में क्या मेजर करते हैं, टाइम, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए x एंड y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब z कैलकुलेट करना है तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। द प्रॉफिट ऑन 1 मैगजीन ऑफ ये इज इक्वल टू कितना है, ₹10, क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट सेंटेंस में ही। अब द प्रॉफिट ऑन x मैगजीन्स ऑफ टाइप ये मतलब मैगजीन ये कितने कॉपीज़ प्रिंट करनी है, x कॉपीज़, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ₹10x। अब यहाँ पर द प्रॉफिट ऑन 1 मैगजीन ऑफ B इज इक्वल टू ₹15 है, मतलब मैगजीन B का एक कॉपी हमने सेल किया तो कितना प्रॉफिट मिलता है, ₹15। ऐसे कितने कॉपीज़ हमें सेल करने हैं, Y कॉपीज़, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ₹15Y। अब ये मैगजीन B का प्रॉफिट है और ये मैगजीन
ए का प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो टोटल प्रॉफिट मतलब दोनों की क्या करनी है? एडिशन। दोनों की एडिशन करने के बाद टोटल प्रॉफिट मतलब हमारा क्या हो गया? जेड हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट जेड इज इक्वल टू 10x प्लस 15y, ये हो गया जेड। अब हमें ये जो कंस्ट्रेंट्स एंड जेड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हमें फॉर्मुलेट करना है, मतलब एक फॉर्मेट में लिखना है। Therefore, given problem can be formulated as follows. मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, इसलिए ये मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x प्लस 15y। सब्जेक्ट टू के अंडर हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या है? देखो 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 36। नेक्स्ट है 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 50। थर्ड है 2x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 60। एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया पूरा एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन्युफैक्चरर produces bulbs and tubes. Each of these must be processed through two machines, M1 and M2. A package of bulbs require 1 hour of work on machine M1 and 3 hours of work on M2. A package of tubes requires 2 hours on machine M1 and 4 hours on machine M2. He earns a profit of rupees 13.5 per packages of bulbs and rupees 55 per package of tubes. Formulate the LPP to maximize the profit if he operates the machine first for at most 10 hours a day and machine M2 for at most 12 hours a day. अब यहाँ पर टेबल नहीं दिया है, तो टेबल बनाना है आपको करना है एग्जाम्पल सॉल्व। दो प्रोडक्ट हैं, बल्ब्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। मशीन भी दो है, M1 एंड M2। तो और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी आपको समझ में आना चाहिए। 10 आवर्स मशीन M1 के लिए है एंड 12 आवर्स M2 के लिए है। तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है वो, मशीन M1 10 आवर्स चल सकती है इन अ डे एंड मशीन M2 12 आवर्स ही चल सकती है इन अ डे। तो ये अवेलेबिलिटी है। टेबल आपको तैयार करना है, टेबल से आप कंस्टेंट्स लिख पाओगे एंड प्रॉफिट के लिए आपको देखना है कितना प्रॉफिट होता है पर। तो बल्ब का एक पैकेज अगर सेल किया तो कितना प्रॉफिट मिलता है? रुपीज़ 13.5। अगर x यूनिट कंसिडर करेंगे तो टोटल प्रॉफिट बल्ब का होगा 13.5x। एंड ट्यूब के लिए हम y कंसिडर करेंगे, y पैकेज बनाने हैं, तो एक पैकेज का प्रॉफिट कितना है? रुपीज़ 55। तो y पैकेज के प्रॉफिट कितना होगा? 55y। दोनों के एडिशन करेंगे तो टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट z इज इक्वल टू 13.5x प्लस 55y, ये टोटल प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल ईजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्स 2 रॉ मटेरियल्स A and B. The number of units of A and B required to manufacture 1 unit of fertilizer F1 and F2 and availability of raw materials A and B per day are given in the table below. टेबल में सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। By selling 1 unit of F1 and 1 unit of F2, company gets profit of rupees 500 and rupees 750 respectively. Formulate the problem as LPP to maximize the profit. अब टेबल दिया है, जिस एग्जाम्पल में टेबल दिया है वो एग्जाम्पल ईजी है, आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको x यूनिट्स ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड y यूनिट्स ऑफ फर्टिलाइजर F2 आपको कंसीडर करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7 भी आपको सॉल्व करना है। देखो क्या है क्वेश्चन 7, टेबल नहीं दिया है तो टेबल आपको तैयार करना है। डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड 2 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फूड्स A and B to form weekly diet for a sick person. The minimum requirement for fats, carbohydrates and proteins are 18
28 एंड 14 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ये क्या हो गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में लिखना है 18, 28 एंड 14 फॉर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स रिस्पेक्टिवली। 1 unit of food A has 4 units of fat, 14 units of carbohydrates and 8 units of protein। फूड ए में कितना यूनिट्स क्या है वो सब दिया है। 1 unit of food B has 6 units of fat, 12 units of carbohydrates and 8 units of protein। फूड बी में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी हमें दिया है। The price of food A is 4.5 per unit and that of food B is 3.5 per unit। Form the LPP so that the sick person's diet meets the requirement at minimum cost। अब देखो, जब न्यूट्रिएंट्स है, फूड्स है, तब मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब 18 यूनिट्स हमें क्या चाहिए, फैट्स चाहिए। इसका मतलब है 18 या 18 से ज़्यादा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 आएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ जॉन ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ही हैज़ टू स्पेंड ₹5 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। If he drives at a faster speed of 90 km per hour, the cost of petrol increases to 8 per kilometer. He has ₹600 to spend on petrol and wishes to travel the maximum distance within an hour. Formulate the above problem as LPP। अब जॉन एक पर्सन है, वो कार से जा रहा है। अब वो 2 स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं। फर्स्ट स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। तब पेट्रोल पर कितना वो स्पेंड करता है, ₹5 पर किलोमीटर। एंड वो स्पीड बढ़ाता है बाद में, 90 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तब पेट्रोल पर कितना खर्चा होता है, ₹8 पर आवर। अब देखो, स्पीड तो हमें मालूम हो गया, लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये हमें मालूम नहीं है। और 90 किलोमीटर पर आवर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो भी हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। लेट जॉन ट्रेवल्स x किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर। अब ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब हमें क्या करना है, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है विद इन एन आवर। ये लास्ट का क्वेश्चन है, हमें दिया है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, x प्लस y, ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जहाँ जैसे टोटल प्रॉफिट होता था ये है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस z इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर। ये डिस्टेंस है इसलिए किलोमीटर, नहीं लिखा किलोमीटर तो भी चलेगा। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई। ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कंस्ट्रेंट्स के लिए देखो, हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस भी है। स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तब डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर। स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तब डिस्टेंस क्या है, y किलोमीटर। हमें मालूम क्या नहीं है, हमें मालूम नहीं है टाइम। तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये बेसिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखो हमारे पास टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम हम t1 कह सकते हैं। देयरफॉर टाइम टू ट्रैवल x किलोमीटर। अब टाइम चाहिए तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस x किलोमीटर है, डिवाइड बाय x किलोमीटर। डिस्टेंस जब जा रहा है जॉन, तब स्पीड क्या है उसका, 60। तो ये क्या है, टाइम। अब टाइम किस में हम काउंट करते हैं, आवर्स में, तो ये हो गया टाइम। अब टाइम टू ट्रैवल y किलोमीटर इज इक्वल टू, y किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है y किलोमीटर, y डिवाइड बाय स्पीड क्या है 90, तो y डिवाइड बाय 90 आवर्स, इतना टाइम लगेगा। अब देखो, लेकिन जॉन क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे विद इन एन आवर। देखो यहाँ पर दिया है
विशेष टू ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर। जॉन चाहता है कि मैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करूं, लेकिन वो भी 1 घंटे के अंदर, विद इन एन आवर। इसका मतलब क्या है, देखो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम मतलब ये दोनों की क्या करनी होगी, एडिशन। देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू, देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x डिवाइड बाई 60 प्लस y डिवाइड बाई 90। ये आवर्स में काउंट करेंगे, नहीं लिखा तो भी चलेगा आवर्स। तो ये हो गया टोटल टाइम। लेकिन ये टोटल टाइम है, इस टोटल टाइम में कितना, ये टोटल टाइम है लेकिन टोटल टाइम 1 आवर के अंदर होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x डिवाइड बाई 60 प्लस y डिवाइड बाई 90 इज 1 आवर। ये क्या है, 1 आवर। 1 आवर विद इन 1 आवर मतलब 1 आवर या 1 आवर से कम टाइम लगना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये है फर्स्ट कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट है x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 90 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अब सेकेंड कंस्ट्रेंट हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर जॉन हैज़ टू स्पेंड ₹5 per kilometer at speed of 60 km per hour and ₹8 per kilometer at speed of 90 km per hour। अब टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट, टोटल डिस्टेंस जाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना चाहिए या कितना लगेगा, इज इक्वल टू, अब 1 किलोमीटर जाने के लिए ₹5, ऐसे कितने किलोमीटर जाना है, x किलोमीटर जाना है, तो क्या होगा यहाँ पर 5x होगा, प्लस अब ये 90 किलोमीटर जब जा रहा है स्पीड से, तब 1 किलोमीटर के लिए ₹8 स्पेंड कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, y। तो ये क्या होगा 8y, और ये क्या है, रुपीज़ है, कॉस्ट है। लेकिन उसके पास x प्लस वाई किलोमीटर जाने के लिए कितना उसके पास रुपीज़ है, ₹600 है। बट जॉन हैज़ ₹600 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। देयरफॉर क्या होगा, देखो यहाँ पर 5x प्लस 8y इतना पेट्रोल चाहिए, लेकिन उसके पास कितने रुपीज़ है, ₹600 है। 600 तक का पेट्रोल लगता है तब वो खरीद सकता है, लेकिन अगर 600 के ऊपर हो गया तो वो पेट्रोल खरीद नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 600 या 600 से कम, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 600। ये हो गया कंस्ट्रेंट्स। अब ये देखो, ये टोटल टाइम है, ये टोटल कॉस्ट है, और ऊपर हमने टोटल डिस्टेंस लिखा है। इसमें से z क्या होगा, तो z है डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो मैक्सिमम पूछा है वो हमारा z होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस हमारा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Therefore given problem can be formulated as follows। अब यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या है वो, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। x एंड y क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमाइज, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसलिए मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू के अंडर क्या लिखना है, कंस्ट्रेंट्स। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स है x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 90 इज लेस देन और इक्वल टू 1। सेकेंड है 5x प्लस 8y इज लेस देन और इक्वल टू 600, एंड ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें सिर्फ फॉर्मुलेट करना है, सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। द कंपनी मेक्स कॉन्क्रीट ब्रिक्स मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। द वेट ऑफ कॉन्क्रीट brick has to be least 5 kg. Cement cost ₹20 per kg and sand costs ₹6 per kg. Strength consideration dictate that a concrete brick should contain minimum 4 kg of cement and not more than 2 kg of sand. Form the LPP for the cost to be minimum. अब एक ब्रिक बनाने के लिए, ब्रिक का मतलब है एक ईंट बनाने के लिए सीमेंट एंड सैंड यूज करेंगे, लेकिन ये एक ईंट, ये एक ब्रिक जब हम तैयार करेंगे तो उसके लिए कितना सीमेंट चाहिए मालूम नहीं है, तो हम x kg ऑफ सीमेंट कंसीडर करेंगे, एंड सैंड कितना चाहिए तो y kg ऑफ सैंड कंसीडर करेंगे।
लेट द कॉन्क्रीट ब्रिक कंटेन्स x kg ऑफ सीमेंट एंड y kg ऑफ सैंड। अब पहले टोटल कॉस्ट हमें क्या कॉस्ट मिनिमम चाहिए, हमें क्या करना है, फॉर्म द LPP फॉर द कॉस्ट टू बी मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो पहले कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू कितना है, ₹20। 1 किलो सीमेंट के लिए हमारे पास ₹20 हमें देने पड़ते हैं। तब अब हम कितने सीमेंट खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ x kg ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1 किलो के लिए ₹20, तो x kg के लिए क्या होगा 20x, ₹20x। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ सैंड इज इक्वल टू ₹6 है। 1 किलो सैंड की कॉस्ट क्या है 6 किलो, तो हम कितने सैंड ले रहे हैं, y kg ऑफ सैंड, तो यहाँ पर क्या होगा ₹6y। और टोटल कॉस्ट करेंगे तो क्या होगा 20x एंड 6y के हम एडिशन करेंगे। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट z इज इक्वल टू, क्योंकि हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो मिनिमम कॉस्ट चाहिए इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट z इज इक्वल टू क्या होगा 20x प्लस 6y, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करने हैं। Therefore, the weight of concrete brick has to be least 5 kg। कॉन्क्रीट ब्रिक तैयार करनी है, वो किससे तैयार हो रही है, सीमेंट एंड सैंड से। तो सीमेंट हमने कंसीडर किया है x एंड सैंड कंसीडर किया है y kg। अब दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, मतलब दोनों की एडिशन मतलब ईंट तैयार होने के बाद उसका वेट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5 kg। एटलीस्ट का मतलब है 5, एटलीस्ट 5 kg का मतलब है 5 और ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब फर्स्ट कंस्टेंट हो गया x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। Therefore, the brick should contain minimum 4 kg of cement। अब जो हम ये ब्रिक तैयार कर रहे हैं, एक ईंट तैयार कर रहे हैं, तब उसमें सीमेंट कितना चाहिए 4 kg। अब सैंड की कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं दी है, तो 4 kg सीमेंट, तो सीमेंट हमने कंसिडर किया है x और वो कितना चाहिए मिनिमम 4 kg। मिनिमम 4 kg का मतलब है 4 या 4 से कम, सॉरी क्या हो गया, मिनिमम 4 kg का मतलब है कम से कम 4, तो मैक्सिमम कितना होगा 5 kg होगा, 6 kg होगा, जो कुछ भी है। तो यहाँ पर x चीज क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 या 4 से ज़्यादा है। देखो एटलीस्ट, यहाँ पर एटलीस्ट है, यहाँ पर मिनिमम है, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट कंडीशन है द ब्रिक शुड कंटेन नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। अब जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, ब्रिक तैयार करने के लिए सैंड यूज़ कर रहे हैं, वो सैंड हमने रिप्रेजेंट किया है y kg। ठीक है, अब ये सैंड कितने किलो से क्या नहीं चाहिए, देखो यहाँ पर ब्रिक शुड कंटेन नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। 2 किलो से ज़्यादा सैंड यूज़ नहीं करनी है। 2 किलो से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी मतलब क्या है, 2 किलो या 2 किलो से कम क्या करना है, सैंड यूज़ करनी है। इसका मतलब यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा लेस देन और इक्वल टू 2। वाई लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब 2 या 2 से कम kg सैंड यूज़ करना है। तो ये हो गए तीनों कंस्ट्रेंट्स, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड। एंड x एंड y क्या है, x kg ऑफ सीमेंट एंड y kg ऑफ सैंड। तो किलोग्राम है ना x एंड y, तो किलोग्राम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, ये तीनों क्या है कंस्ट्रेंट्स एंड ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। Therefore, given problem can be formulated as follows। अब क्या चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो यह क्या होगा मिनिमाइज z इज इक्वल टू, देखो z क्या है 20x प्लस 6y। सब्जेक्ट टू के अंडर हम क्या लिखेंगे कंस्टेंट, सभी कंस्टेंट्स लिखना है। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब क्या है, अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्या है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 देखेंगे।